students, welcome back to our channel. So today we are back with a new chapter number 10 of history, class 8, the Indian fine arts and architecture. So students, जितने भी टॉपिक्स हैं क्लास 8 के हिस्ट्री का मैं डे बाई डे उसको अपलोड करते जाऊँगा, तो आप लोग उसको देख सकते हो क्योंकि अभी फाइनल एग्जामिनेशन सारे स्कूल के आने वाले हैं, तो उससे आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझना पड़ता है कि इंडिया में आर्ट आया कहाँ से। तो उसको समझने के लिए हम लोग बेसिकली थिंग जान सकते हैं, जो इंडिया का आर्ट आया वो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसके द्वारा इंडिया में जो आर्ट का सीन आया, जितना भी चीज़ आर्ट्स में आया शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ। जो फॉरेन पावर्स आए ट्रेड के पर्पज़ से भी और गवर्नेंस के पर्पज़ से भी, उन्होंने भी बहुत सारे आर्ट और जो कल्चर को हमारे देश के उसको इन्फ्लुएंस किया और उसको बदला। और जब मुस्लिम इन्वेडर्स भी जब आए थे इंडस रिवर के पास, तो सेम थिंग उस टाइम भी हुआ था। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो आर्ट सीन्स होते हैं और कल्चरल सीन्स होते हैं वो चेंज होते गए, मीन्स ईयर बाई ईयर। सो बेसिक थिंग एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडिया में आर्ट कहाँ से है। उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम से। सो पहला टॉपिक हम लोग का वो आर्ट सीन्स है। आर्ट सीन्स क्या था, बेसिकली समझ सकते हैं कि जो भारत के जो आर्ट था, जो कलाकृति का चीज़ था सारा, वो बहुत वर्सटाइल था। मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें डीप नॉलेज था, बहुत सारी चीज़ उसमें पहले से हो चुके थे। और बहुत बहुत जितने भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे जितने भी राज्य हैं उस टाइम के, जितने भी राज्य थे, बहुत सारी जगह, चाहे बंगाल हो गया, चाहे मद्रास हो गया, चाहे बॉम्बे, सारी जगहों पे ये सब फैला हुआ था। कालीकत में चाहे जहाँ भी था, सारी जगह ये फैला हुआ था। जो पहले जो ट्रेडिशनल था, जो पहले का जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स था पेंटिंग का, वो नेचुरल डाइज और कलर से ही पेंटिंग हुआ जाता था। जो ट्रेंड था उस टाइम बेसिकली जो पेंटिंग होता था वो भगवान देवी देवताओं के होता था। और जो बहुत इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कोई लड़ाई हुआ, वॉर हुआ, या फिर कोई विक्ट्रीज हुआ, मीन्स किसी पर जीत हासिल कर दी, किसी राजा ने किसी दूसरे राजा पर कि कहीं पर कब्जा कर लिया, तो उस टाइम बेसिकली उसी सब चीज़ पर हमारा जो पेंटिंग बनता था। कुछ जगहों पे जो डिज़ाइंस थे वो फैब्रिक वेबिंग के लिए भी यूज़ करते थे। मोटिव्स वेर इन प्रैक्टिस, मीन्स जो फैब्रिक डिज़ाइन भी उस टाइम कुछ होते थे। फैब्रिक डिज़ाइन के लिए भी आर्ट यूज़ किया जाता था। जो ब्रिटिश जब आए इंडिया में, तो बहुत प्रभाव पड़ा इंडिया के जो आर्ट सीन्स था उसमें, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जैसे ही वो लोग आए तो वो लोग ठंडे जगह से आए, जो जानवर रहते हैं और पेड़ पौधे रहते हैं वो उधर उन्होंने देखा यहाँ बहुत अलग तरीका है। उस टाइम में जो ये फोटोग्राफी की थी उतना नहीं था। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं फ़ोन से फ़ोटो खींच लेते हैं, DSLR से खींच लेते हैं, बहुत सारे कैमराज आ गए हैं, बट उधर उतना उस टाइम फोटोग्राफी का चीज़ नहीं था, डेवलप नहीं था। सो वो लोग चूज़ किए कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं उन लोग से फ्लोरा एंड फौना और जो लैंडस्केप्स है, मीन्स फ्लोरा फौना मीन्स कौन कौन से जानवर यहाँ पे, कौन कौन से बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, या फिर बहुत सारी जगह जो मॉन्यूमेंट्स है, वो सब का हम लोग लैंडस्केप बनाए। जो लोकल आर्टिस्ट है उन्हीं लोग से, वो लोग ऐसा भी चाहते थे कि वो लोग ये सब जो पेंटिंग्स है उसको घर पे ले जाएं और दिखाएं। जैसे कि जब उन्होंने इंडिया आया और किसी को हराया, किसी भी राजा को हराया, तो अपने डोमिनेंस के लिए उन्होंने अपना पेंटिंग्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया, ताकि अपने देश में वो दिखा सके कि हमारा देखो डोमिनेंस कितना था, हमने कितने सारे बैटल्स विक्ट्रीज किए। तो वो लोग चाहते थे कि अपने अलग अलग पोजिशन में शेर के ऊपर वो लोग बैठ के कभी फ़ोटो खिंचवाते, कभी हाथी के पकड़ कर फोटो खिंचवाते हैं, बाघ के ऊपर खिंचवाते हैं, दिखाते थे। अलग अलग पोजेस पे वो लोग फ़ोटो आर्टिस्ट से बनवाते थे, ताकि अपने डोमिनेंस को दिखा सके अपने कंट्रीज़ में और होमलैंड पे अपने ले जा सके। थॉमस एंड विनियल डैनियल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये दोनों मीन्स चाचा और भतीजे के इनका रिश्ता था। थॉमस एंड विनियल जो डैनियल थे वो बहुत महान कलाकार थे, जो यूरोप से आए थे। उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे इंडिया के जो राज्य थे या फिर किंगडम्स थे उनमें 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी पे बहुत काम किया। जो डैनियल थॉमस थे वो 1749 में उनका जन्म हुआ और 1840 में उनकी मृत्यु हुई। और उनके जो नेफ्यू थे मीन्स भतीजे विलियम डैनियल, उनका जन्म 1769 में हुआ और 1837 में उनकी मृत्यु हो गई। वो लोग बहुत अच्छे उन्होंने पेंटिंग्स की। थॉमस एंड विलियम डैनियल बाई रॉबर्ट होम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। आप विक्टोरिया मेमोरियल कभी जाते हो तो आप वहाँ देखोगे कि उनके बहुत सारे पेंटिंग्स वहाँ पर रखे हुए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है, वहाँ बहुत सारे उनके आर्टिस्ट, उनके जो पेंटिंग्स हैं, जो वो बहुत मस्त आर्टिस्ट थे थॉमस एंड विनियल डैनियल, तो उनके बहुत सारे पेंटिंग्स वहाँ पर रहेंगे। उन्होंने कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बहुत सारे पेंटिंग की है। और उन लोग ने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जो लीनियर पर्सपेक्टिव जो कॉन्सेप्ट था उसको भी उन लोग ने क्या नाम इंट्रोड्यूस किया। लीनियर पर्सपेक्टिव मतलब यूज़ होता था, ताकि जो 3D टाइप का उन्होंने थोड़ा सा पेंटिंग को लॉन्च किया, उससे क्या होता था 3D टाइप के थोड़ा सा ज़्यादा रियल और बहुत अच्छा लगता था। लीनियर पर्सपेक्टिव मतलब समझ सकते हैं कि ऐसा दिस गिव्स अ बेटर अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय गिविंग ए 3 डायमेंशनल लुक। मीन्स ये थोड़ा 3D टाइप का दिखाता था, तो उसे बहुत अच्छा ही लगता था। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनटू द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का।
जो पॉलिटिकल क्लॉट जो उस टाइम के जो राजा होते हैं, जो राजनीतिक नेताओं थे, वो बहुत सारे सारे थे। जो रॉयल कोर्ट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम। उन्होंने बहुत सारे जो रॉयल कोर्ट्स थे, जिसके जो अमीर घराने के लोग थे, तो उन्होंने उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ आर्ट, उन लोगों ने 19वीं शताब्दी में बहुत सारे आर्ट को प्रोड्यूस करवाया। दे आर्टिस्टिक ट्रेडिशनल एज वेल एज कंड्यूट्स फॉर यूरोपियंस इन्फ्लुएंसेस इन बोथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मीन्स उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट ट्रेडिशनल तरीके से भी, मीन्स जो पहले के जो ज़माने के चीज़ थे वैसा भी बनवाया, और यूरोपियन इन्फ्लुएंस को भी बहुत आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मीन्स इंट्रोड्यूस करवाया। इस जब 19वीं शताब्दी का जब शुरुआत हुआ था, जो मुगल कोर्ट्स थे उन्होंने कंटिन्यू किया था क्या नाम प्रोड्यूस करना है और इलेबरेट हिस्ट्रीज, पार्टिकुलरली पॉपुलर वेयर कॉपीज ऑन द बाबरनामा एंड द पदशनामा। मीन्स बाबरनामा एंड पदशनामा जैसे बहुत सारे पॉपुलर कॉपीज़ को उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। एक बात आप लोग समझ जाओ, जो आर्ट था, आर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि चित्रकला जो आप लोग समझते वो नहीं, उसमें बहुत सारे लेखक के कार्य और बहुत सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं। तो इससे मुगल्स में ने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए। बाबरनामा आप जानते हैं, बाबर पर पदशनामा भी उन्हीं की एक राजा पर था। विच डॉक्यूमेंट द रीजन ऑफ लेजेंडरी एम्पर बाबर एंड शाहजहाँ। जो पदशनामा था वो शाहजहाँ पर था। वेल कंप्लीटेड इन द स्टाइल ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी ओरिजिनल्स। उन्होंने जो स्टाइल था वो 16वीं 17वीं शताब्दी के टाइप का किया। जब लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जो बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए, कलकत्ता में आर्ट स्टूडियो, सबसे पहला जो आर्ट स्टूडियो स्टार्ट हुआ वो कलकत्ता में हुआ, जिसमें प्रिंटिंग और पेंटिंग्स पेपर पे होने स्टार्ट हुए और बहुत सस्ते रेट पे। उस टाइम, उससे पहले तो बहुत सारे महंगे रेट पे होता है, जब कलकत्ता में खुला तो सस्ते रेट पे होने लगे। जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो पेंटिंग्स विद द नेशनल थीम्स, जो नेशनल थीम्स का जो पेंटिंग्स था वो बहुत फेमस हुआ। इंडियन आर्टिस्ट जो थे राजा रवि वर्मा, उन्होंने भी मास्टर्ड किया इस पे। जो इंडियन आर्टिस्ट लाइक राजा रवि वर्मा, अगर एक क्वेश्चन आता है आप इसको देख लेना, राजा रवि वर्मा हु वेर द प्रोमिनेंट इंडियन आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। सो आप उसमें दो नाम फेमस है, राजा रवि वर्मा का तो सबसे मुख्य तौर पर, और अरविंद्रनाथ टैगोर, ये दो नाम है, आपको ये सब दोनों मेमोराइज करना होगा। जो इंडियन आर्टिस्ट थे राजा रवि वर्मा, उन्होंने ऑयल पेंटिंग में बहुत मास्टर किया था। उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स किए थे ऑयल के यूज़, ऑयल जो पेंटिंग्स होता है उससे। उनको द पायोनियर in the such form of paintings, but his main focus remained on Indian mythology। मीन्स उनका जो मेन फोकस था जो इंडियन मिथोलॉजी था, जैसे कि मिथोलॉजी मतलब आप बोल सकते हो जितने भी टेम्पल्स होते हैं, जितने भी भगवान श्री राम के जो उस टाइम के जो ज़माने में जो मिथोलॉजी जो उस टाइम के मान्यता थी, उस पर उन्होंने जो जो डिपिक्ट हुए थे, लिखा हुआ था, तो उसी को उन्होंने पेंटिंग के दौर से समझाया। एक और फेमस आर्टिस्ट हैं जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी नेशनलिस्ट आर्टिस्ट को लीड किया था उस ग्रुप को। दिस ग्रुप फेल्ट द राजा रवि वर्मा's थीम वेर अफेक्टेड बाय द यूरोपियंस आर्ट एंड देयरफॉर दे प्रोफेस्ड दैट द इंडियन आर्ट शुड रिटेन इट्स ओरिजिनलिटी। क्या हुआ, राजा रवि वर्मा के जो थीम्स थे वो अफेक्ट हुआ यूरोपियन आर्ट जब आए, और उससे क्या हुआ कि ये बहुत डिमांड हुआ कि इंडियन आर्ट्स को अपना में से जो ओरिजिनलिटी है उसको रिमेन, उसको वही रखना है, उसको चेंज नहीं करना किसी भी हाल में। With the literature sense, the history of the literature is the historical development of writing in prose or poetry that attempted to provide entertainment, enlightenment, or instruction to the reader, listener, observer, as well as the development of the literacy technique used in the communication of these pieces. That means जो हिस्ट्री थे और जो लिटरेचर थे, जो इतिहास में जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसको दर्शाने के लिए, उसके लिए लिखा भी जाया जाता था, कविताओं के द्वारा भी इसको दर्शाया जाता था, ताकि उससे बहुत सारे इंटरटेनमेंट आ सके, खुशहाली आ सके और इंस्ट्रक्शन आ जाए जो रीडर या लिसनर या ऑब्जर्वर जो सुन रहा है या देख रहा है या फिर पढ़ रहा है। एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेसी टेक्निक्स, जो भी लिटरेसी टेक्निक्स वो लोग समझ पाएँ। बहुत सारे कम्युनिकेशन के पीसेस थे उस टाइम के। वो गज़ल्स जो होते थे उस टाइम, गज़ल्स बहुत उर्दू पोइट्री में बहुत फेमस हो गए थे। 17वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते उर्दू बहुत फेमस हुआ, पर्शियंस फॉर्म में पोइट्री स्टार्ट हुआ, उसमें गज़ल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें लिया। मीन्स जितने भी लैंग्वेज थे, जितने भी इंडियन लैंग्वेज थे, उसने इंडियन इंडिपेंडेंस में 1857 में स्ट्रगल में मीन्स उसको कवर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुए उस टाइम। जो न्यूज़पेपर थे और इंडियन लैंग्वेजेस 1800 से लेकर 1850 तक बहुत इंपॉर्टेंट थे, ताकि जो डेवलपमेंट हो सके उस टाइम का। बहुत सारे प्रोज, प्लेज एंड पोइट्री विद द नेशनलिस्ट थीम बिकम पॉपुलर एंड इंस्पायर्ड द नेशन फाइटिंग एंड फॉर इंडिपेंडेंस। बहुत सारे पोइट्री, प्लेज, बहुत सारे स्किट्स, ड्रामाज हुए ताकि दिखाएं कि हम लोग को फाइट करना होगा इंडिपेंडेंस के लिए। ताकि उसके बाद नेशनल मूवमेंट
नेशनल मूवमेंट सब स्टार्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें थे। उसके बाद लिटरेचर सेंस, ये जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया 1800 से लेकर 1850 तक इंपॉर्टेंट था डेवलपमेंट। फिर हमारा एक नोवेलिस्ट, ये एक लिस्ट है, आप इसको अच्छे से देख लो। जो नोवेलिस्ट उस टाइम में कुछ नोवेलिस्ट थे जब अराउंड 1900 के अराउंड, जो मुंशी प्रेमचंद थे, उन्होंने बहुत फेमस जो नोवेल था गोदान उसको लिखा। बंकिम चटर्जी थे, उन्होंने आनंद मठ लिखा। प्ले राइट्स थे, प्ले राइट्स का मतलब ये होता है कि स्किट टाइप का या ड्रामा टाइप का। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा और बहुत सारे सॉन्ग्स लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान जय जगत बड़े लिखा। मोहम्मद इकबाल ने हमारा सारा जहां से अच्छा लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा वंदे मातरम लिखा। और बहुत सारे जर्नल्स थे और न्यूज़पेपर थे, उसमें अमृता बाजार पत्रिका थी, मराठा था, यंग इंडिया था, केशी था, द हिंदू तो अभी भी चलता है, और न्यू इंडिया भी अभी तक न्यूज़पेपर चलता है। और सारी भी न्यूज़पेपर भी अभी चलते हैं, लेकिन जो फेमस द हिंदू एंड न्यू इंडिया अभी भी आप देखोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। फील्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, बहुत सारे स्टाइल्स थे 18वीं शताब्दी तक डांस के एग्जिस्टेड थे। बॉल रूम, बैलेट, ऐसे ऐसे जो डांस स्टेप्स थे, डांस फॉर्म थे, वो सब एग्जिस्ट करते थे। बहुत सारे ट्रेडिशनल स्टाइल्स थे डांस के लिए। रीजनल डिफरेंस, जो रीजनल अलग अलग रीजन्स में अलग अलग थे, कहीं भरतनाट्यम, कहीं कथकली, ऐसे टाइप का अलग अलग सब जगह था। जो फ्रेंच थे नोबल, स्टाइल वाज डांस बोथ एज अ सोशल इवेंट। जो फ्रेंच नोबल्स थे वो लोग स्टाइल के थे डांस को, सोशल इवेंट जितने भी हुए थे, सामाजिक इवेंट्स उस पर, और प्रोफेशनल डांसर से भी। प्रोडक्शन सच एज ओपरा, बैलेट्स एंड कोर्ट एंटरटेनमेंट्स, उसको बहुत अच्छे तरीके से सोशल इवेंट्स पे और प्रोफेशनल डांसर के द्वारा ऐसा दिखाया गया ताकि उसको अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट मिले और नॉलेज भी मिले। और बहुत सारे म्यूजिशियन थे लाइक त्यागराजा, श्याम शास्त्री एंड मुत्तुस्वामी। टुगेदर वे वर फेमस इन द तंजौर किंगडम्स इन बंगाल। रविंद्र संगीत बिकम फेमस इन द तंजौर किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर एग्जाम में आता है कि हु वर द फेमस सिंगर्स ऑफ तंजौरी किंगडम। तो उसमें आप लिख सकते हो, इसमें सबसे जो लीडर थे उनके राजा तुलजा जी, त्यागराज, श्यामा शास्त्री एंड मुत्तुस्वामी। फिर हम लोग आर्किटेक्चर पे आते हैं। आर्किटेक्चर क्या था? बैरोकोट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द विजुअल आर्ट्स एंड बिल्डिंग्स डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट एंड दैट रफली कंसिडर्स विद द 17th सेंचुरी। बहुत सारे आर्किटेक्चर थे जो विजुअल आर्ट से जो उस टाइम करते हैं, और बिल्डिंग डिज़ाइन उसी के आधार पर कंस्ट्रक्ट होने लगे। उस टाइम में बहुत सारे वेस्टर्न आर्ट भी उस पर 17वीं शताब्दी तक डिपिक्ट होने लगे, उस बिल्डिंग्स पे या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर। जो अर्लीस्ट मैन्युफैक्चरिंग था वो इटली में फ्रॉम द लेटर डिकेड्स ऑफ द 16th century, while in some region, notably Germany and colonial South America, certain culmination achievements of Baroque and did not occur until the 18th century. The work that distinguishes the Baroque period is stylistically complex, even contradictory. सी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जो बैरक्यू है वो एक आर्किटेक्चर का फॉर्म है, बहुत फेमस आर्किटेक्चर फॉर्म था, जिसमें 17वीं शताब्दी तक बहुत सारे विजुअल आर्ट्स और बिल्डिंग डिज़ाइन पे भी इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट करने स्टार्ट कर दिए, जो इटली था। और फिर बहुत 16वीं शताब्दी तक बहुत सारे देशों में जैसे जर्मनी और कॉलोनियल साउथ अमेरिका में ये सब आया नहीं था। बैरक्यू डिड नॉट अकर अंटिल 18वीं शताब्दी तक भी नहीं आया था। द वर्क दैट डिस्टिंग्विश द बैरक्यू पीरियड इज टाइटली कम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स था और बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाना पड़ता था, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रह पाता था। इंडियन आर्किटेक्चर जो थे, जो इंडिया के जो आर्किटेक्चर थे 17वीं शताब्दी तक बहुत हाईली, बहुत जो इन्फ्लुएंस थे वो मुस्लिम आर्किटेक्चर के थे, क्योंकि उस टाइम मुगल्स ने 600-700 साल जब राज किया तो बहुत सारे इन्फ्लुएंस मुस्लिम आर्किटेक्चर से हो गया, और उनसे डोम्स एंड आर्च को कॉन्सेप्ट्स उन लोगों ने किया। जो सबसे मेन मटेरियल थे यूज्ड उस टाइम हुए थे वो ईट हुए थे, मीन्स जिसको ब्रिक, स्टोन, क्ले एंड लाइम स्टोन्स। ब्रिक मतलब होता है आपको पता ही, ईट होता है, स्टोन मतलब पत्थर, क्ले एक होता है, क्ले मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, और लाइम स्टोन मार्बल टाइप का होता है, वो सब यूज़ होते थे। इनिशियली जब इंडिया पे, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना कदम रखा तो उनके पास ज़्यादा आर्किटेक्चरल सपोर्ट नहीं था उनके मेन लैंड से, बट उन्होंने जो लोकल मटेरियल और क्राफ्टमैनशिप्स को देखा तो उन्होंने बहुत सारे टाइम के साथ चेंज किए। द कॉलोनिस्ट फॉरवर्ड बहुत सारे जो इंडिया में आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, बहुत सारे मंदिर को आप देखोगे, तिरुपति बालाजी का मंदिर, कोणार्क टेम्पल, एलोरा केव्स, ये सब जो थे उससे वो लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए, और बहुत सारे उनका जो फेमस स्टाइल्स, उन लोग के जो कुछ फेमस स्टाइल्स उन्होंने लाए, जिसका कुछ नाम है गॉथिक, एम्पेरियल, क्रिश्चियन एंड विक्टोरियन स्टाइल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ गॉथिक, एम्पेरियल, क्रिश्चियन एंड विक्टोरियन स्टाइल, ये सब थे। ये भी क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स आ सकता है कि व्हाट वर द फेमस स्टाइल्स ऑफ द
ब्रिटिशर्स, ये तरह का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आप एक आर्किटेक्चर में दूसरे टॉपिक में बढ़ने से पहले एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग। आर्किटेक्चर में हम लोग ये भी देख सकते हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ। द वो लोग दे ऑल्सो मूव्ड चूज इन बिल्डिंग मटेरियल ओवर डिस्टेंस एज फार एज फ्रॉम चाइना एंड बर्मा दैन इंग्लैंड। उन्होंने चूज़ के जो बिल्डिंग्स मटेरियल्स थे वो लोग चाइना एंड बर्मा से मंगवाए, ना कि इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड बहुत दूर पड़ता था और उसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं, और जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में जो दो मेन सिटीज़ डेवलप हुए हैं, बॉम्बे एंड चेन्नई। हमारा फर्स्ट है द सिटी ऑफ मद्रास। जब ब्रिटिश ने पोर्ट सिटीज़ बनाना डेवलप किया, क्योंकि उन लोगों को इंडिया से सामान लूट किया, चोरी करके आप बोल सकते हो, उनको इंग्लैंड ले जाना था, तो उन्होंने पोर्ट सिटीज़ डेवलप की, जिसमें मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे का नाम मेन तरीके से आता है। उन्होंने ये जब कंस्ट्रक्ट किए, उस आप अगर मद्रास के अभी भी आप स्ट्रीट में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ कंस्ट्रक्शन मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा डेवलप हुए हैं, जिसमें फोर्ट एस.टी. जॉर्ज मिलेंगी और सेफगार्ड उन लोग ने ये डेवलप किया था ताकि वो लोग ट्रेडिंग सेंटर को वहाँ बचा सके, अच्छे से रख सके। जो बिल्डिंग इनसाइड द फोर्ट हैज़ बीन इन यूज एज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत सारे सालों तक उन्होंने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, मतलब विधानसभा के तौर पे भी यूज़ किया था बहुत सालों तक। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड में बहुत सारे, उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स भी और स्ट्रक्चर्स भी उन लोगों ने बिल्ड के, जिसमें मुख्य तौर से सेंट थॉम कैथेड्रल, बेसिलिका, मद्रास हाई कोर्ट और रेलवे स्टेशन है, जो आप आज भी आप जाओगे वहाँ पे लैंडमार्क्स, वहाँ पे स्ट्रीट में जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो लोग का जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है ऐसा ही है। दे आर नॉट ह्यूज बट दे डिफरेंट स्टाइल एंड डिज़ाइन मेक देम सिम्बॉलिक टू द सिटी एज मच। मीन्स वो लोग ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे, बट उनका जो डिज़ाइन था वो मीन्स बहुत उनका सिंबल बना देता कि नहीं, ये इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था। सेकंड सिटी हम लोग का द सिटी ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे को हम लोग जानते हैं, हम लोग बॉम्बे को हम लोग जानते हैं मुंबई के नाम से आज। मुंबई, इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टेंड एज मुंबई। दिस सिटी वॉज अ मेजर हब ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये सबसे क्योंकि आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो सबसे बेस्ट पोर्ट सिटीज़ था इंग्लैंड को पहुंचाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स, वो था बॉम्बे, क्योंकि कलकत्ता से ले जाते तो कलकत्ता से बर्मा के रास्ते से उनको फिर से पूरा उधर से घूम के आना पड़ता। बट बॉम्बे से था क्या, बॉम्बे से वो लोग डायरेक्ट अरेबियन सी से डायरेक्ट आ सकते थे, इसीलिए सबसे मेजर हब था ट्रेडिंग एक्टिविटी के ब्रिटिश रूल के द्वारा। ये एक पोर्ट टाउन था जहाँ पे जितने भी मेजर ट्रेड सेंटर थे वो सब थे। इनिशियली इट वॉज जस्ट ट्रेडिंग सेंटर एंड द रिक्वायर्ड ऑफिसेज एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर द ट्रेडर्स, बट as they brought in the aspect of governance and converted it into a presidency, many new and huge buildings constructed by them. उस क्या था, शुरू में ट्रेडिंग सेंटर थे और जो कुछ कुछ ऑफिसेज रिक्वायर थे और कुछ कुछ रहने वाली जगह चाहिए थे ट्रेडर्स के लिए, जो लोग आ रहे थे बेचने के लिए, खरीदने के लिए वहाँ से सामान इंग्लैंड से, उन लोग के लिए था। बट जब वो लोग सोचे कि इस पर यहाँ पर अब तो राज करना है, तो उन्होंने बहुत एक प्रेसिडेंसी मीन्स एक वहाँ एक अलग तरह का टाउन बना दिया, जिसपे कुछ बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर उनके ब्रिटिशर्स के द्वारा है, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, जिस पे गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस और बॉम्बे यूनिवर्सिटी मुख्य तौर से आते हैं। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर जो भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं और जो भी टॉपिक पे आपको या जो भी चैप्टर में आपको डाउट है आप उसको बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम।